हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो मेरा नाम मुन्ना कुमार है, जो कि आप लोग जानते होंगे, जो वीडियो रेगुलरली देता है। तो आज हम इससे पहले क्लास में द्विघात समीकरण में हम टॉपिक नंबर 1 पढ़े थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आज दूसरे टॉपिक में पढ़े थे विवेचक निकालना, यानी डी का मान निकालना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यह निकालना सीखे थे। तो हम तीसरा टॉपिक में यानी आज हम सीखेंगे मूलों की प्रकृति का। इसमें टॉपिक कुल 8 है, अब जिसमें से हम आज लेकर 4 खत्म कर देंगे। कल से हम प्रश्नवाली प्रवाह करेंगे, प्रश्नवाली बनाएंगे और टॉपिक समझाएंगे। पहले हम 4 को टॉपिक सिखा देते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यह आप लोग नहीं समझेंगे तो आगे जो प्रश्न वाली है आपसे नहीं बनेगा, इसलिए मैं टॉपिक पढ़ा देता हूँ। तो आइए हम तीसरा टॉपिक है मूलों की प्रकृति, यानी दे दिया है कि परीक्षा में इस तरह आता है क्वेश्चन, P इंटू एक्स दे दिया होगा और कहेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। एक समीकरण दिया होगा और कहेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। उसी जैसे प्रश्न को हल करने के लिए हम मूलों की प्राकृतिक पढ़ते हैं। तो आइए हम मूलों की प्राकृतिक पढ़ते हैं, हम इस पर वार करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 द्विघात समीकरण, जो कि क्लास 10th का है, मैथ 10 क्लास का है। तो टॉपिक नंबर तीसरा पढ़ेंगे। दूसरा में पढ़े थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, और दूसरा में पढ़े थे विवेचक यानी डी का मान निकालना, और तीसरा में पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। देखिए, मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो कहता है ना कि मूलों की प्रकृति 3 स्टेप में बनाया जाता है। देखिए, मूलों की प्रकृति लिख लीजिए, मूलों की प्राकृतिक प्रकृति 3 स्टेप स्टेप में बनाया जाता है, माने बनाया जाता है या लिखा जाता है, बनाया जाता है। पहला स्टेप है, पहला स्टेप नंबर 1 है कि पहला स्टेप में हम यह जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि जब, लिखिए जब डी का मान, यानी डी का मान समझते हैं, डी यानी विवेचक का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी डी का मान 0 से बड़ा होगा। तो वही किसका चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है। जब इस तरह हम देते हैं तो यानी डी का जो मान है वह 0 से बड़ा है, तो यह बड़ा का निशान है, हई छोटा का निशान है, हई बराबर का निशान है। तो आप लोग यह समझते होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो वही कहता है कि जब डी का मान, यानी विवेचक डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी हम कोई समीकरण देते हैं। देखिए, देते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 1, इसका समीकरण देखिए 0 से बड़ा है या नहीं। तो पहले हम इसका विवेचक निकालेंगे, यानी डी का मान निकालेंगे, तभी ना देखेंगे डी का मान 0 से बड़ा है या नहीं। तो आइए हम डी का मान कैसे निकालते थे। तो ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है 4, और सी का मान दिया है 1। तो हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो बी का मान दिया है 4, आप फोर ए सी मान जाएगा है 2 है, 2 चौके 16, 4 है माइनस 4 ए 80 दे दिया है। 8 चौके 16 होता है, 4 दूनी का 8 होता है। जब 16 में 8 घटेगा तो बचेगा 8 है, यानी जो 8 है वह 0 से बड़ा है या छोटा, तो 0 से बड़ा है 8। तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो यही सीखना है। तो जब b का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 से बड़ा होगा, यानी डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक वास्तविक एवं असमान 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 होगा। देखिए, जब डी का मान यानी
बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी का मान हम कोई समीकरण का निकालते हैं, अगर हम देखेंगे कि वह जीरो से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी अनंत जो जीरो ना हो, जीरो से बड़ा हो, तो उस स्थिति में जो मूलों की प्रकृति होता है वह क्या होता है, तो वास्तविक एवं असमान होगा। वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो हम वास्तविक एवं असमान होता है। तो भाई बताइए, जो समीकरण लिखे हैं, समीकरण इसका डी का मान 8 है, तो इस स्थिति में इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक एवं असमान होगा। चूंकि लिखेंगे डी डी जीरो से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक वास्तविक एवं असमान है, असमान है। यही तो निकालना है। अगर आपको मूल निकालना सीख गए, यानी विवेचक निकालना सीख गए, तो आप लोग मूलों की प्रकृति आराम से सीख जाएंगे। तो हम क्या बताए, स्टेप नंबर 1 में बताए, जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो से बड़ा होगा, यानी डी का मान जीरो से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्टेप नंबर 1 में सीख चुके हैं। अब आइए स्टेप नंबर 2 में क्या दिया है, यह मिटा देते हैं हम। स्टेप नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए स्टेप नंबर 2 में दिया है कि जब जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं ना। डी का मान कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी बराबर, यानी विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो के बराबर होगा, तो ये किसका ये किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। जब जीरो के बराबर होगा, यानी डी का मान जो होता है वह जीरो के बराबर होगा। जब डी का मान जीरो के बराबर, यानी डी का मान जीरो बराबर जीरो, जीरो के मान बराबर होगा, यानी डी का मान जीरो के बराबर होगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो आइए हम बताते हैं, जब डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो के बराबर होगा, यानी डी का मान जीरो के बराबर होगा, तो इस स्थिति में स्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। वास्तविक एवं इसमें असमान है, तो इसमें समान हो जाएगा, समान है, होता है होगा। यानी स्टेप नंबर 2 में बताए, जब डी का मान जीरो के बराबर होगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे कि दे दिया होगा क्वेश्चन में 2√2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो हम पहले विवेचक निकालेंगे, यानी डी का मान निकालेंगे, तब ना देखेंगे जीरो के बराबर है या नहीं, तब ना हम कहेंगे कि वास्तविक है या समान है। तो आइए हम डी का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे, दिया है हल, दिया है ए का मान 2√2, बी का मान 4, सी का मान √2। हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान दिया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 2√2 गुण सी का मान दिया है √2, तो चौचौ के 16 हो जाता है, माइनस 4 गुण के 8 √2 गुणे √2 कितना होता है, 2 होता है। तो 16 माइनस 16 तो बराबर क्या होता है, 0। यानी डी का मान क्या होगा, डी का मान 0। तो हम क्या बताए, जब डी का मान 0 आ जाएगा, यानी डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो वास्तविक और समान होगा। तो लिखेंगे चूंकि
डी का मान 0, इसलिए इसलिए यह मूल यानी यह मूल वास्तविक एवं समान होगा, समान होगा। तो हम क्या बताए, जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक के समान। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर बताए हैं, जैसे कि इसका मूल मूल निकल गया 0, तो इस स्थिति में जो मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो वास्तविक के समान होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि स्टेप नंबर 2 आप लोग समझ लिए होंगे। देखते हैं वीडियो अच्छा से चल रहा है। चल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मूलों की प्रकृति जो होता है वास्तविक का समान। तो आप लोग पहले स्टेप में पढ़े कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा यानी 1 2 3 4 5, आज दूसरा स्टेप में सीखे कि जब डी का मान 0 के बराबर होगा यानी 0 बराबर 0 होगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक के समान होगा। अब आइए हम लास्ट स्टेप पढ़ते हैं यानी स्टेप नंबर 3, जहां से ऑब्जेक्टिव जो होता है बहुत पूछा जाता है। तो आइए हम उस पर ध्यान देते हैं। देखिए अब आता है स्टेप नंबर 3 में, देखिए बताते हैं। स्टेप नंबर 3 में आता है, स्टेप नंबर 3 में जब जब डी का मान यानी डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यह बड़ा होता तो वास्तविक के समान, यह बराबर होता तो वास्तविक के समान है, यह बड़ा होता है तो वास्तविक का समान, यह छोटा होगा यानी डी का मान 0 से छोटा होगा। है किसका प्रतीक है, तो छोटा का प्रतीक है बड़ा का प्रतीक है, है बराबर का प्रतीक है। तो हम बड़ा पढ़ लिए इस स्थिति में वास्तविक और समान, हम बराबर पढ़ लिए इस स्थिति में वास्तविक और समान। अब आइए हम छोटा के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो डी का मान से छोटा होगा, यानी जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो जाएगा, तो 0 से छोटा कौन कौन अंक होता है, माइनस में जो आ जाएगा अंक ना वह सभी 0 से छोटा होता है। जैसे कि -1 -2 -3 अनंत में जो माइनस में आ जाएगा अंक वह सभी 0 से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो जाएगा, यानी -1 -2 -3 जो माइनस में दिया होगा वह सभी क्या होगा, जब b का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, तो इस स्थिति में लिखेंगे, इस स्थिति में मूलों की प्रकृति ना वास्तविक होगी ना असमान होगी, ना वास्तविक होगी ना समान होगी। तो इसमें क्या होगी, वो अवास्तविक या अवास्तविक या काल्पनिक होगी, काल्पनिक होगी। तो हम क्या बताए, देखिए हम बताए जब d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा, यानी माइनस में जो अंक आ जाएगा तो वह सभी 0 से छोटा होता है। तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक या काल्पनिक होगी। हम कह सकते हैं अवास्तविक या काल्पनिक दोनों मिले एक कह सकते हैं। तो हम पहला स्टेप में बताए कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो प्लस में आता है, तो उस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक असमान होती है। और जब d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वह 0 के बराबर आ जाएगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं समान हो गया। जब d का मान 0 से छोटा होगा यानी माइनस में जो अंक होगा वह सभी का मूलों की प्रकृति कैसा होगा, अवास्तविक या काल्पनिक दोनों में एक हो जाएगा, जिसे हम अवास्तविक या काल्पनिक भी कहते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल लेकर हम आप लोग को एक समझाते हैं। मान जाइए कि एग्जांपल नंबर इसका है कि एक कि मान जाइए दिया है 2x स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर x प्लस 1
तो इसका मूलों की प्रकृति, पहले हम इसका विवेचक निकालेंगे। विवेचक निकालेंगे तभी ना इसका अंक देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 से बराबर है। तो आइए पहले इसका विवेचक निकालते हैं, यानी डी का मान निकालते हैं। तो दिया है ए का मान 2, बी का मान 1, सी का मान 1। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो डी का मान डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जो बी का मान दिया है -1 का होल स्क्वायर, आप 4ac दिया है कि 4 गुणे ए का मान दिया है 2, ए का सी का मान दिया है 1, यानी -1 गुणे -1 क्या होता है, माइनस माइनस कट गया यानी 1 हो जाएगा। अब माइनस 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 1 में जब 8 घटाएंगे तो क्या होगा, तो -7 में जाएगा, यानी माइनस में आ जाता है। तो -7 हम क्या बताए थे, जब 0 के मान यानी डी का मान क्या निकला, चूंकि डी का मान -7, तो डी का मान क्या निकला -7। तो हम क्या बताए थे, जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा, यानी सभी संख्या जब माइनस में देगा तो उसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक होगा, यानी काल्पनिक होगा। तो यह 0 से छोटा है या बड़ा है कि बराबर है, तो 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है। तो हम लिखेंगे इस स्थिति में चूंकि यह मूल अवास्तविक होगा, विक होगा। तो हम बताए थे जो प्लस में होगा, ऐसे समझ लिए, जो प्लस में होगा वह वास्तविक के समान होगा, जो बराबर होगा यानी 0 के बराबर होगा तो वास्तविक के समान। और जब माइनस में कोई संख्या आ जाएगा तो वह यानी मूलों की प्रकृति अवास्तविक हो जाएगा, यानी 0 से छोटा जो आ जाएगा तो उसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 3 स्टेप आप लोग को समझ में आया होगा। तो पहले स्टेप में हम क्या पढ़ाए थे, रिवीजन करा देते हैं। पहले स्टेप में पढ़ाए थे जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो जाए, यानी 1 2 3 4 5 यानी 0 से बड़ा हो जाता है, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। और जब b का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाएगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या हो जाए, वास्तविक और समान। आज जब स्टेप नंबर 3 में है कि जब d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा जाता है, यानी कोई भी संख्या माइनस में जाएगा, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होता है, अवास्तविक या काल्पनिक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि तीनों स्टेप सीख लिए होंगे, यानी मूलों की प्रकृति हुआ समाप्त, यानी टॉपिक नंबर 3 हुआ समाप्त। तो आइए हम टॉपिक नंबर 4 पर बात करते हैं। टॉपिक नंबर 4 क्या दिया है, तो देखिए इसको मिटाते हैं, यानी मूलों की प्रकृति आप लोग को समझ में आ गया होगा मूलों की प्रकृति। आइए हम टॉपिक नंबर 4 में चलते हैं। टॉपिक नंबर 4 क्या दिया है, आइए हम कुछ इसमें से रिवीजन करा देते हैं। देखिए हम बताए थे जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो इस स्थिति में वास्तविक एवं समान होगा। और जब d का मान 0 के बराबर होगा तो इस स्थिति में वास्तविक एवं समान होगा। और जब d का मान 0 से छोटा होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। यानी जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो इस स्थिति में वास्तविक एवं असमान, और जब d का मान 0 के बराबर आ जाए तो इस स्थिति में वास्तविक एवं समान। और जब d का मान जो होता है 0 से छोटा आ जाए तो हम क्या कहेंगे, अवास्तविक या काल्पनिक कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मूलों की प्राकृतिक से जितना क्वेश्चन आता है आप लोग बना लेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, उस पर आप लोग देख लीजिएगा कैसे हम परीक्षा में बनाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आइए हम, अगर दे दिया होगा कि क्वेश्चन में दे दिया होगा कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 है तो मूलों की प्रकृति क्या करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो पहला हम स्टेप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। तब लिखेंगे जो दिया होगा उसको, क्या दिया है, ए का मान दिया है 4, बी का मान दिया है 8, सी का मान दिया है 4। तो हम लिखेंगे
हम मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, जब डी का मान निकालेंगे तो डी का मान हम लिखेंगे, हम जानते हैं डी बराबर बी और स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या दिया है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 4, और सी का मान दिया है 4, यानी 88 64 माइनस 4 चौके 16 16 चौके 64, यानी डी का मान चूंकि डी का मान 0। तो हम क्या बताए थे, जब डी का मान 0 के बराबर आ जाता है यानी 0 आ जाता है तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक एवं समान होता है। तो चूंकि लिखेंगे चूंकि डी का मान 0, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी। तो ऐसे ही आप लोग परीक्षा में बनाइएगा, कहेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो पहले हम लिखेंगे हल, तब लिखेंगे दिया है, तो दिया है में जो दिया होगा उसको उतार देंगे, यानी ए का मान दिया है 4, बी का मान दिया है 8, सी का मान दिया है 4। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं, मूलों की प्राकृतिक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम पहले विवेचक निकालते हैं, यानी डी का मान निकालते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान दिया है 8 माइनस 4 का 4, ए का मान दिया है 4, और सी का मान दिया है 4, यानी 88 64, 8 का वर्ग क्या होता है 64, और जो चौके 16 16 चौके 64, यानी 64 में 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी डी का मान 0 आ गया। तो हम क्या बताए थे, स्टेप नंबर 2 में बताए थे कि जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है, यानी 0 आ जाता है, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा वास्तविक एवं समान, तो क्वेश्चन बन गया, इतना पर 2 नंबर ऐसे खटा के दे देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लेंगे। तो अब आइए हम टॉपिक नंबर 4 पर बात करते हैं। टॉपिक नंबर 4 में क्या हम सीखेंगे, टॉपिक नंबर 4 में क्या सीखेंगे, टॉपिक नंबर 3 में क्या दीजिए, टॉपिक नंबर यहाँ 4 लिख लीजिए। टॉपिक नंबर 4 में हम यह सीखेंगे कि मूल निकालना सीखे, यानी जो बहुपद में हम निकालते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह बहुपद है, कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आज जब इस पर हम 0 बैठा देते तो यह कौन समीकरण हो जाता था, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो हो जाता है। तो बहुपद और द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण सेम टू सेम है, लेकिन द्विघात समीकरण में बराबर 0 हो जाता है और द्विघात बहुपद में 0 हट जाता है, यानी ऐसे ही होता है। तो आप लोग यह समझ लीजिए। तो हम टॉपिक नंबर 4 में सीखेंगे मूल निकालना सीखे, मूल निकालना सीखे। जो मूल होता है ना, यह 2 विधि से सीखते हैं, यानी मूल हम निकालते हैं 2 विधि से। पहला विधि है कि गुणनखंड विधि, मूल निकालने की विधि, मूल निकालने के विधि। पहला विधि सीखते थे गुणनखंड विधि, पहला विधि गुणनखंड विधि, और दूसरा हम सीखेंगे द्विघात सूत्र का उपयोग, द्विघात सूत्र विधि। हम देख लेते हैं कि क्लास अच्छा चल रहा है या नहीं, क्लास अच्छा चल रहा है। देखिए हम सीखेंगे पहला गुणनखंड विधि, तब सीखेंगे द्विघात सूत्र का उपयोग विधि, यानी पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि, तब सीखेंगे द्विघात सूत्र का उपयोग विधि। तो हम पहले क्या सीखेंगे, गुणनखंड विधि। तो आप लोग डाल दीजिए टॉपिक गुणनखंड विधि, आप लोग टॉपिक नंबर 1 डाल दीजिए, टॉपिक नंबर 1 गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे हम सीखते हैं, तो आइए हम आप लोग को सिखाते हैं। जैसे हम बहुपद में शून्य कैसे निकालते थे,
शून्य ऐसे निकालते थे, कोई बहुपद दे दिया होगा द्विघात बहुपद और उसका शून्य ऐसे निकालते थे। मान जाइए कि हर कोई बहुपद है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1, यह कोई बहुपद दे दिया है। अगर इसका बराबर 0 बैठा देते तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाए। तो हम पहले बहुपद को आप लोग समझ आते हैं। बहुपद में हम क्या सीखते थे कि कैसे इसका शून्य निकालते थे। तो पहले हम x² का गुणक और लास्ट वाला में जो अचर मान दिया होगा उसको उससे गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणे 1 तो 4 आ जाता है। ये प्लस करने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए, यानी प्लस यानी जोड़ने पर 4 आ जाए। तो ऐसे हम सोचिए कि जोड़ने पर 4 आ जाए, बीच वाला 4, और गुणा करने पर 4 आ जाए। तो ऐसे दो अंक सोचिए, यानी ये देखिए हम ना लेते हैं 2 प्लस 2 आप प्लस 2 लेते हैं। तो देखिए गुणा करने पर 4 आ जाता है, यानी 2 गुणे 2 करने पर 4 आ जाता है, और जोड़ने पर 2 प्लस 2 कितना आ जाता है 4, यानी गुणा करने पर भी 4 आ जाता है और प्लस करने पर ही 4 आ जाता है, यानी 2 और 2। तो उसी को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इस जगह पर लिख देते हैं। तो 4x² आप प्लस 2x आप प्लस 2x, दो लिया हूँ तो प्लस 1। अगर मान लीजिए कि इसका पेयर कौन लगेगा, यानी 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। x² को कैसे लिख सकते हैं, x गुणे x, और 2 x दिया है, 2 गुणे x दिया है, तो इसमें पेयर कौन लगता है, 2 और x लगता है। तो यानी इसमें 2x कॉमन होगा और जो बचा उसको घर में, यानी 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 है, और 2x प्लस 1 जहाँ जब यहाँ जैसा अंक होगा वही ऐसा अंक यहाँ होगा, वैसा ही अंक यहाँ भी होगा। अब देखिए ये दो में इस एक को दो में एगो को हम नीचे उतार देते हैं 2x प्लस 1, और जो बाहर कॉमन से बाहर दिया है उसको हम अंदर कर लेते हैं कॉमन में 2x प्लस 1। तो इसका शून्य 2 निकल गया, शून्य इसको निकालने के लिए 2x प्लस 1 0 के बराबर करते हैं। तो x बराबर जो प्लस है, जो प्लस है होने जाकर माइनस में जाता है, माइनस माइनस ये गुणा है तो होने जाकर भागा हो जाता है। तो -1/2 निकल गया। अब इसका 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2। तो इसका शून्य निकल गया -1/2 और -1/2, यानी एक शून्य यानी अल्फा का मान निकल गया -1/2 और बीटा का मान निकल गया -1/2, यानी शून्य 2 निकल गया -1/2 और -1/2। ऐसे हम बहुपद में शून्य निकालते थे गुणनखंड विधि। तो उसी तरह मान लीजिए कि यह बहुपद है, अगर हम इसका 0 बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो हम इसके द्विघात समीकरण शून्य को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो इसी तरह इसमें निकालना है द्विघात समीकरण में। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे कहने का जो मतलब है आप लोग समझ लिए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बहुपद में हम शून्य निकालते हैं उसी तरह द्विघात समीकरण में हम मूल निकालते हैं। हमारा यही कहने का मतलब है। अगर आपको शून्य निकालना आ गया तो आप लोग को मूल निकालना सीखे माने आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, 0 के बराबर जो हो जाएगा और उसी तरह बना देना है। और उसमें हम शून्य कहते हैं लेकिन इसमें हम मूल कहेंगे, यही तो हमारा कहने का मतलब है। इसी तरह मूल निकालते हैं गुणनखंड विधि। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे गुणनखंड विधि मूल कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग बनाइएगा गुणनखंड विधि। देखिएगा एक समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मान जाइए x² प्लस 7x प्लस 10 दिया है बराबर 0। तो हम क्या बताते हैं, जब बराबर 0 में गए समीकरण हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको बहुपद तरीका से बनाए और शून्य बराबर कर दीजिएगा, यानी शून्य निकल जाएगा, शून्य को ही हम मूल कहते हैं। तो वैसे ही निकाल देंगे जैसे हम शून्य निकालते थे। तो आ जाइए देखिए इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिया गुणे 10 ले करेंगे तो 10 करेंगे। अब यहाँ 7 है, यानी प्लस करने पर 7 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए। दो ऐसे अब सोचे कि प्लस करने पर 7 आ जाए, यानी जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। मान जाइए 5 और 2 है, 5 और 2 है। देखिए इसको गुणा करें 5 गुणे 2 तो 10 आएगा, अब 5 प्लस 2 तो 7 आ जाता है, यानी +5 और +2 तो 5 गुणे 2 तो 10 और 5 प्लस 2 तो 7, यानी गुणा करने पर 10 आ गया, जोड़ने पर 7 आ गया। तो हम
वही तो हम निकालते थे जब जोड़ने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो दो ऐसे अंक सोचिए प्लस 5 प्लस 2, तो हम गुणा करें तो 10 आ जाता है और जोड़े तो 7 आ जाता है। तो ऐसे दो अंक सोच लिए। अब इसी दो अंक को यहाँ उतार देते हैं 7 के बराबर पर, यहाँ उतार देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन कौन होगा, एक्स गुणे एक्स 5 गुणे एक्स, तो इसमें कॉमन क्या होगा, एक्स होगा, यानी एक्स एक्स प्लस 5 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या होगा देखिए 2 गुणे एक्स 2 गुणे 5, यानी इसमें कॉमन होगा 2 2 एक्स प्लस 5 हो जाएगा। हम बताए थे ना, हम समीकरण कब सही होगा, जब यहाँ का मान बराबर होगा तब मानेंगे कि समीकरण सही चल रहा है। तो अब आइए जो एक दो को मिले, एगो को हम लेते हैं एक्स प्लस 5, हम एक को लेते हैं और जो बाहर है उसको हम कॉमन में कर देते हैं, यानी एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब हम शून्य निकल गया कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर है प्लस में है तो उन्हें जाकर माइनस में देता है -5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर है प्लस में है तो उन्हें जाकर माइनस में देता है, यानी शून्य निकल गया, यानी मूल निकल गया क्योंकि मूल x बराबर -5 और x बराबर -2, यानी मूल निकल गया -5 और -2। इसी तरह मूल निकाला जाता है, बराबर 0 कर देना, अब लास्ट तक हम 0 बराबर कर देंगे, तो यही समीकरण हो गया। समीकरण में इसे मूल कहते हैं, बहुपद में इसे शून्य कहते हैं। तो इसी तरह मूल निकाला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मूल निकालना सीख गए होंगे। जिस बच्चे को शून्य निकालना आ जाता है तो वह मूल अपने आप बना लेता है, यानी सीख लेता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शून्य यानी मूल निकालना सीख गए होंगे। अब आइए हम दूसरा विधि यानी द्विघात सूत्र का उपयोग विधि हम निकालते हैं मूल। द्विघात सूत्र का उपयोग विधि, इसमें हम सूत्र उपयोग कर मूल निकालेंगे। तो देख लेते हैं क्लास कैसा चल रहा है। क्लास अच्छा चल रहा है। तो देखिए मूल निकालने का पहला तरीका है कि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि हम सीख गए कैसे निकालते हैं, जैसे हम बहुपद में शून्य निकालते थे उसी तरह इसमें यानी द्विघात समीकरण में मूल निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि आप लोग सीख लिए होंगे, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब आइए हम दूसरा विधि यानी द्विघात सूत्र का उपयोग विधि। तो अब डाल दीजिए टॉपिक में कि टॉपिक नंबर 2 यानी द्विघात सूत्र का उपयोग विधि। द्विघात सूत्र का उपयोग विधि। द्विघात सूत्र का उपयोग विधि। द्विघात सूत्र का उपयोग क्या होता है, यानी द्विघात सूत्र क्या होता है। तो आप लोग एक सूत्र है उसको आप लोग जरूरी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र का ना इस कॉन्सेप्ट यानी इस लेसन में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप लोग इस सूत्र को बहुत बढ़िया से याद कर दीजिएगा। तो सूत्र है द्विघात सूत्र बराबर -b प्लस -d बाटा में 2a। मानिए एक समीकरण दे दिया होगा, मान लीजिए 2x² प्लस 4x प्लस 1, तब कहता है कि -b का मान प्लस माइनस डी जो निकालेंगे यानी जो विवेचक निकालेंगे उसको रूट में यानी डी बाटा में 2a, 2 रह जाएगा, a का मान भी है 2। यही इसी तरह समीकरण है, यानी यह इसका सूत्र है द्विघात सूत्र का, यह सूत्र है। तो मूल निकालने का यानी मूल बराबर -b प्लस -√d बाटा में 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस -d को हम क्या लिख सकते हैं b² - 4ac बाटा में 2a हो जाता है। तो इसका ये दोनों में एक आप लोग
उतार लीजिएगा, आप लोग दोनों में से एक याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक भी हो सकता है। जैसे कि डी का मान बदल दिए हैं, बाकी सब वही है, डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसी तरह है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि दीर्घा सूत्र उपयोग कर लेंगे, यानी मूल बराबर आप लोग निकाल लेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, उसी क्वेश्चन को बनाते हैं जो हम इससे पहले क्वेश्चन दिए थे। तो दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिए थे। तो आइए हम इसका उपयोग कर हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हल दिया है a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, यानी लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d का मान निकालेंगे, पहले d का मान निकाल लेते हैं, एक के बाद हम उसको उस मान को वहां बैठा देंगे। तो पहले हम d का मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर 7 के स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 7 माइनस 40, यानी निकल गया इसका डी का मान निकल गया, चूंकि डी का मान 9, डी का मान क्या निकल गया 9। अब हम जानते हैं, अब लिखेंगे, हम जानते हैं, आप लोग इस सूत्र का आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मैं मिटाता हूँ इस सूत्र को, आप लोग याद कर लीजिएगा। मूल बराबर यानी द्विघात सूत्र बराबर माइनस बी या प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए, हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो मूल बराबर यानी x मान लीजिए माइनस बी प्लस माइनस डी बाटा में 2a। तो माइनस बी का मान क्या दिया है 7, तो माइनस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का मान क्या दिया है 9, और 2 a का मान क्या दिया है 1, यानी माइनस 7 प्लस माइनस 9 से बाहर कौन निकलेगा, यानी 3 निकलेगा, 3 के 9, और 2 यानी 1 हो जाएगा प्लस में, यानी 1 हो जाएगा प्लस में और 1 हो जाएगा माइनस में। तो प्लस में आ जाएगा 0, तो माइनस 7 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 7 यानी 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, यानी 1 आ गया माइनस 2, 1 आ गया माइनस 10, यानी 2 5 10, यानी 1 आ गया 0, माइनस 2 और माइनस 5, यह मूल निकल गया। तो उसका राइट आंसर क्या निकला था, गुणनखंड विधि -2 और -5 था। उसी तरह यहाँ भी निकल गया -2 और -5। तो मैं इससे क्या समझता हूँ कि आंसर सही है, यानी इस विधि हम सही बनाए हैं, यानी दोनों का आंसर क्या आया, तो -2 और -5। उससे वो गुणनखंड विधि बनाए थे, तो यही आंसर आया था -2 और -5, और द्विघात सूत्र का उपयोग कर बनाए तो वही आया -2 और -5। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल निकाल लेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन 2025 में जो पूछा था उसको बताते हैं, जो कि हमारे पेपर में सबसे आगे वही क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन था, मूल निकालने को कहा था, द्विघात सूत्र का उपयोग कर। तो आइए इसको मिटाते हैं और उस क्वेश्चन को बनाते हैं 2025 का। आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आइए हम उस क्वेश्चन को लाते हैं। देखिए, लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन यही दिया है हमारे पेपर में। हमारा पेपर में देखिए, यही दिख रहा होगा
कि दिया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो इसमें द्विघात सूत्र का उपयोग कर दिया है। तो कहता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण दिया है। देखिए समीकरण दिया है कि एक्स स्क्वायर देखिए समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें ए का मान क्या दिया है, ए का मान, बी का मान -3 और सी का मान दिया है 1। तो हम कैसे बनाए थे आइए हम आप लोग को बताते हैं। तो द्विघात सूत्र का उपयोग कर, तो पहले हम लिखे थे हल, हल तब लिखे थे दिया है तब लिखेंगे कि क्या दिया है, ए का मान दिया है 1, बी का मान दिया है -3, सी का मान दिया है 1। तो हम लिखे थे डी बराबर, पहले हम विवेचक निकाले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान दिया है -3 के होल स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान 1 और बी सी का मान 1, यानी 3 के 9 और 4, यानी 9 मेरे 4 घटेगा 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, 5 डी का मान, चूंकि डी का मान 5 निकल गया। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं लिखे थे हम कि हम जानते हैं मूल बराबर है, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी अंडर रूट डी बटा में 2a, इस फार्मूला को बनाए थे। तो माइनस बी का मान दिया है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस और डी का मान क्या दिया है 5, तो अंडर रूट 5 बटा में 2 और ए का मान दिया है 1, यानी इसका राइट आंसर निकल गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा में 2, यानी एक मूल निकल गया, x बराबर निकल गया 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा में 2, एक मूल निकल गया प्लस में और एक मूल निकल गया माइनस में, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा में 2, यही आंसर था। तो आप लोग मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसा है अपने से बनाकर। और इसी तरह हम बनाए थे परीक्षा में, जो कि 2 नंबर पूरे में पूरे दिया है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मूल निकालना सीख गए होंगे, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र का उपयोग कर भी थी। तो हम पहले पढ़े थे देखिए इसका मूल निकालने का जो फॉर्मूला है आप लोग 100% में 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों मिलाकर। तो माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, तो यही फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो अब आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़े तो उसको हम रिविजन करते हैं। अब 2 टॉपिक आज पढ़ लिए, मूलों की प्राकृतिक और मूल निकालना सीख गए, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र का उपयोग कर विधि। देखिए पहले हम सीखे, रिवीजन करा देते हैं। टॉपिक नंबर तीसरा में सीखे, टॉपिक नंबर तीसरा में सीखे मूलों की प्राकृति क्या सीखे। तो यानी डी का मान जब जीरो से बड़ा होगा तो इस स्थिति में वास्तविक एवं असमान होगा, और जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो इस स्थिति में वास्तविक एवं समान होगा। जब डी का मान 0 से छोटा होगा यानी माइनस में होगा तो इस स्थिति में अवास्तविक होगा। तो मैं पहले बताया था कि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। जब डी का मान 0 के बराबर होगा यानी 0 होगा तो इस स्थिति में वास्तविक और समान होगा। जब डी का मान 0 के छोटा होता है, 0 से छोटा होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, अवास्तविक या काल्पनिक होगा। यह हम पढ़ाए थे मूलों की प्राकृतिक में। अब हम सीखे थे मूल निकालना सीखे, टॉपिक नंबर 4 में पढ़े थे, मूल निकालना सीखे, निकालना सीखे थे। तो मूल निकालने का 2 तरीका है, एक गुणनखंड विधि जो कि हम शून्य को बहुपद में पढ़ाए थे, शून्य जैसे निकालते थे उसी तरह निकालेंगे गुणनखंड विधि। और दूसरा हम द्विघात सूत्र का उपयोग विधि। द्विघात सूत्र का जो सूत्र होता है क्या होता है, मूल बराबर द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस बी या प्लस माइनस अंडर रूट डी या बटा में 2a होता है, यही फार्मूला। तो यह फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। आप आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, यानी टॉपिक नंबर 4 से यहीं से समाप्त होता है। और कल से
कल से हम प्रश्नवाली पर वार करेंगे, यानी 4.1 पर वार करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक सब्सक्राइब शेयर और शेयर से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।